ये पहला पेपर है, राइट बच्चों? मैं इसमें बेटा टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, सारे कंपलसरी हैं, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है, राइट? और पहले 20 ऑब्जेक्टिव टाइप से एमसीक्यूज हैं, फिर एजर्शन एंड रीजन के 5 क्वेश्चंस हैं, और फिर 10-15 क्वेश्चंस उसके आपके केस स्टडी से। तो आसान सा है, दो दो क्वेश्चंस हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? तो इच्छा से स्टार्ट करते हैं। इच्छा, पहला पढ़ो बेटा। Yes, sir. The relation are in the set 1, 2, 3 given by R इक्वल टू 1 1 1 equal to 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 is ऐसा इक्विवेलेंस है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। कैसा लगेगा बेटा आपको ये रिलेशन? एक मिनट सर। बेटा देखो 1 1 2 2 3 3 हो गए। यस सर, रिफ्लेक्सिव तो है सर ये। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। यस सर। नहीं है। 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका मतलब कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बेटे? डी सर। डी ऑप्शन करेक्ट है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। अब वो अगले में क्या कहते हैं? T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो ये कैसा रिलेशन होता है कॉन्ग्रुएंसी वाला बेटा? ये इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसे? तो रिफ्लेक्सिव होएगा, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, और अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट भी होगी, सिमेट्रिक भी होगा। T1 कॉन्ग्रुएंट हो T2 के और T2 कॉन्ग्रुएंट हो T3 के, तो T1 और T3 भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, राइट? ये कैसा रिलेशन मिल गया बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन मिल गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये दोनों पार्ट्स हिमांशी पढ़ेगी और बताएगी कैसे करना। हिमांशी। Let n be the set of natural numbers and the function n to n be defined by बेटे ये 2n plus 3. ठीक है। Yes, sir. फंक्शन 2n plus 3 for थोड़ा बहुत शाबाश, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। then f is हाँ, सब्जेक्टिव का मतलब पता है बेटा क्या होता है? सब्जेक्टिव फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन, और फंक्शन on to. Yes, sir. कब होता है? इंजेक्टिव on to जब होता है जब सर उसके जो कोडोमेन है उसके सारे एलिमेंट्स डोमेन से रिलेट कर रहे हो। कोडोमेन रेंज के इक्वल आ जाए बेटा। देखो ये मेरी कोडोमेन है, नेचुरल नंबर टू रेफर, ये कोडोमेन है, ये डोमेन है, और रेंज क्या है वो हम निकाल लेते हैं। रेंज कैसे निकालेंगे? यहाँ f ऑफ n इक्वल टू 2n प्लस 3 में पहले n की जगह 1 पुट किया तो आपको मिल गया 5, n को 2 पुट किया 7, n को 3 पुट किया 9, n को 4 पुट किया 11 डॉट 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 डॉट। सर ये इंजेक्टिव है। ये इंजेक्टिव है, 1 to 1 है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आ रही है, तो ये 1 to 1 तो है, यानी इंजेक्टिव है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी रेंज और कोड में तो ऑल नेचुरल नंबर्स हैं, ये दोनों सेम नहीं आ रहे, तो ये ऑन टू है, ऑन टू नहीं है। इनटू है, यानी इनटू मतलब सॉरी 1 1 है, 1 1 मतलब इंजेक्टिव है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी बेटे? बी ऑप्शन इज करेक्ट। यस बेटी, अगला पार्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। cos इनवर्स 2x minus 1 की डोमेन बतानी है। हिमांशी कैसे निकालोगे? सर इसमें हम cos इनवर्स 2x minus 1 को y के इक्वल पुट करेंगे, फिर cos इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो 2x minus 1 इक्वल टू cos y आ जाएगा। तो इसकी डोमेन के लिए ये जो नंबर है ना, ये नंबर कौन सा नंबर? 2x minus 1। ये होना चाहिए,
-1 से 1 के बीच में होना चाहिए। 1 ऐड कर दो सब में, तो 2x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 1 ऐड किया तो 0 से 2, तो बिटिया x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 0 से 1। गेम ओवर। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? बोलो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मिनट का टाइम बेटा, डू इट फास्ट। जैसे जैसे होता जाए हैंड रेज करते जाना। दोनों करते के हैंड रेज करें। मैं ऐसा ही करता हूँ, हर क्वेश्चन को आपको 1-1, 2-2 मिनट का टाइम दूंगा करने के लिए। निशान दक्षता का हो गया बेटा। Tangent inverse of 2 sin of 2 cos inverse √3/2। तो ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। cos इनवर्स √3/2 कितना होता है? π/6। ये तो पता ही है। cos थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है? 30 डिग्री में होती है। तो ये होगी 30 डिग्री। 30 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, कितना हो गया? 60 तो डिग्री। sin 60 कितना होता है? √3/2। 2 से 2 कट गया, बाकी क्या बच गया? टेंजेंट इनवर्स √3। टेंजेंट इनवर्स √3 60 डिग्री मतलब π/3। ये ऑप्शन करेक्ट है। आसान था कि मुश्किल था? आसान। आसान। देखो बेटा यहां से क्लियर। अगला क्वेश्चन बोल बेटा। हाँ जी, तो बोल रहे एक क्वेश्चन कंप्लीट। cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो जाएगी π/3। ये π/3 होता है। cos इनवर्स 1/2 π/3 मतलब 60 डिग्री प्लस 2 × π/6। 2 × π/6। तो कितना हो गया? π/3 2π/3 आ गया। ये ऑप्शन है। cos थीटा की वैल्यू 1/2 और sin थीटा की वैल्यू 1/2, 60 डिग्री और 30 डिग्री, π/3 और π/6 के होती है। 1 मिनट का टाइम है, डू इट फास्ट। बेटे ये होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ j का स्क्वायर है। i + j² है, j²। दोनों हो गए। पूर्णिमा देखो बेटा, मैं आपको बड़े आसान तरीके से बताता हूँ। a11 अगर मैं a11 निकालता हूँ तो 1 + 1 दिखाई दे 2 रहा आ है? जाएगा। 2, तो डी ऑप्शन कट गई। आया ना? अब a12 i को 1 j को 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 5 5 5, b भी कट गया, c भी कट गया, ये आंसर आ गया। आगे देखने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? पूरा करते हैं इसको, समझ गए ना? आपको एलिमिनेट करनी है प्रॉब्लम्स को, ऑप्शंस को एलिमिनेट किया करो। देखो अब ये क्वेश्चन कैसे करना है। CX, अच्छा इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन आ गई। जब कभी नन ऑफ दीज ऑप्शन आ जाए ना तो आपको पूरा सॉल्व करना। अदरवाइज क्या होता है, हम पहले देखेंगे, डिलीट कर देंगे ऑप्शन को, अब इसको पूरा करना ही पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि कोई भी ऑप्शन ना हो इसमें से। 3x + 7 = 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? -7/3। x की वैल्यू -7/3, ये तो कट ही गया। ए और सी तो कट ही गया। अब अगर आपको तुक्का ही मारना हो तो 50% चांस हो जाएगी ठीक होने के। आया ना? चलो y की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 7। तो लग तो ये ठीक रहा है। क्या पता नन ऑफ दीज नीचे से कुछ इक्वल ना आती हो वैल्यूज।
अब बच्चे नहीं आ रही है वो एक अलग बात है, आपको चेक करनी पड़ेगी यहाँ पे, यहाँ धोखा हो जाएगा नहीं तो। कैसे धोखा हो सकता है कि आप इस पर टिक लगा दो और हो नन ऑफ दी, यहाँ y -1 हो, तो उसमें क्या होगा, ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकते x और y की किसी भी वैल्यू के लिए, पर है नहीं ऐसा। y की वैल्यू यहाँ से भी 7 आ रही है, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, -7/3 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, रो 2 को ऑपरेट करना है, रो 2 -2 टाइम्स रो 1, ये आपकी रो 2 है। रो 2 में से 2 टाइम्स रो 1 माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0। ए ऑप्शन कट गई, बोलो, सी कट गई, डी कट गई, बी आंसर आ गया, बाकी देखने की होती है। समझ गए? आगे क्या कहता है, इसका डिटर्मिनेंट x का स्क्वायर -36 इक्वल टू 36 -36, x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x क्या होगा, +6। गलती मत कर जाना कि x इक्वल टू 6 लिख दो, गलती मत कर देना, मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। देखो बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना, शॉर्टकट क्या है, अब देखते ही आंसर बता दोगे, आपको पूरा एडजॉइंट कैलकुलेट करने का। वैसे एडजॉइंट क्या होता है, एलिमेंट्स के प्लेस पर उनके कोफैक्टर्स रख के उसका क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालने का तरीका समझ लो बेटा। इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों एलिमेंट्स को, तो 4 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, और इन दोनों के नेगेटिव ले लो, ये एडजॉइंट हो गया। समझ गए, रिमेंबर में लिखो बेटा ये बात। एडजॉइंट निकालना है आपको ऑफ ए बी सी डी। क्या होता है, ए और डी को इंटरचेंज करते हैं, बी और सी के साइन चेंज कर देते हैं। तो बेटे आपको कौन सी ऑप्शन दिखाई दे रही है इसमें, ऑप्शन डी दिखाई दे रही है। समझ गए, 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा, समझ गए, A11 और A22 को इंटरचेंज कर दो और बाकी दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दो। शॉर्ट में पूरा आपको फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है कहीं, फिर उसका ट्रांसफर लिखोगे तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। यस, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल है। युवल बेटा अगले 3-4 क्वेश्चन आपने करने हैं, बोलो। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स हम लिख लेंगे, तो मैंने तो 10th वाले फॉर्मूले से कर लिया था। 10th वाले फॉर्मूले से कैसे, सर वो जो हम 10th में करते थे 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, फिर वो बनाते थे मोड वाला। डिटरमिनेंट से भी कर सकते हो, डिटरमिनेंट से Yes, जोड़ना पड़ेगा बेटा, K01 401 021 और ये डिटरमिनेंट होना चाहिए +-8। यहाँ हाफ होता है ना, हाफ Yes, को लगाया, तो +-2 लगाया, क्या पता ये नेगेटिव हो, Yes, एरिया तो नेगेटिव होता नहीं। तो K इंटू कहाँ से एक्सपेंड करो, फर्स्ट रो से, यस सर मिडिल रो से कर लेते हैं, मिडिल कॉलम से। मिडिल कॉलम से आइए, ज्यादा आसान है, इस वाले कॉलम से कर लो। तो सर 2 से करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 या -2 वो फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस माइनस है, ये रो कट गई, ये कॉलम कट गया, माइनस आ जाएगा सर, -2 2 इंटू -4, तो K -4 इक्वल टू +-4, तो K की वैल्यू या तो 8 होगी या 0 होगी। सर -2 आएगा कैसे, सर, प्लस माइनस प्लस, तो फिर माइनस प्लस माइनस नहीं आ जाएगा वो 2 पे। नहीं समझ आई मुझे। सर डिटर्मिनेंट जब हम निकालते थे तो प्लस आ जाएगा इधर, जो सबसे पहला एलिमेंट हो।
होता है a1 1 वाला, जैसे कि k जहाँ पर है तुम सिंबल लगाते थे प्लस माइनस प्लस। हाँ तो ये माइनस बेटे, यहाँ इधर प्लस माइनस है ना, मैंने क्यों नहीं किया, इधर प्लस माइनस है ना, तो इसलिए मैंने ओके इंपॉर्टेंस नहीं रखी। ओके, अब मान लो आप यहाँ माइनस लगा भी दोगे तो तब भी माइनस उल्टा हो जाएगा। बात यस तो वही रह जाएगी। ठीक है, ओके चलिए। सर, इसका आंसर है 7/2। 1 मिनट का टाइम बेटा, कर लो एक बार। जीवन बोलो बेटा, पहले का आंसर कितना आ गया? सर 7/2। मैंने आपको क्या बताया, 5 पर कॉन्टिन्यूस है ना बेटा, तो आप क्या करो, एक बार यहाँ पे 5 रख लो और उसको किसके इक्वल रख लो, 2k के। तो 2k इक्वल टू 15 माइनस 8 7, k 7। 7/2। इसका डेरिवेटिव कैसे लिया बेटा? सर मैंने log of 1 minus x square minus log of 1 plus x square कर लिया। इसको बच्चे पहले ऐसे लिखना, log of 1 minus x square minus log of 1 plus x square। dy by फिर dx, से डिफरेंशिएट कर लिया और उससे आंसर आ गया माइनस dy by dx क्या आ गया, 1 by 1 minus x square into minus 2x minus 1 upon 1 plus x square into 2x आ जाएगा। यस नीचे आ जाएगा 1 minus x raised to the power 4, ऊपर आ जाएगा minus 4x minus 2x into 1 plus x square minus 2x into 1 minus x square minus 2x कॉमन, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस x स्क्वायर, 2 बच गया अंदर, है ना? ये आंसर यस है। सर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर minus 4x आएगा। माइनस 4x आएगा, सही कह रहे हो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यस ये तो कुछ ज्यादा ही आसान है ना? यस सर। अगर ऐसा पेपर आना है तो फिर तो वेस्ट हो गया हमने पढ़ाना। cos इनवर्स e की पावर x का डेरिवेटिव, बोल बेटा क्या होता है? cos इनवर्स u का डेरिवेटिव -1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस u स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है। तो कौन सी ऑप्शन ठीक दिखाई दे रही है? सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर अंशु? ठीक है, पूर्णिमा को माइक दे दो बेटा। चल पूर्णिमा बेटा, सब बच्चे करेंगे दोनों क्वेश्चंस, दिया करो। जैसे जैसे होता जाए हैंड रेज करते जाना। पूर्णिमा पहला कैसे किया बेटा? तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। बोलो। f dash x equals to secant square x minus 1। अब इसको 0 के इक्वल कोई रखें। जरूरत नहीं है। secant square x minus 1 क्या होता है? टेंजेंट स्क्वायर x तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट। बी ऑप्शन, बी ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये इतना सा सवाल, इसको 0 के इक्वल क्यों रखते हैं जब ये टेंजेंट स्क्वायर x दिख रहा है?
चल अगला बोल। The tangent of the curve y equals to e raised to power 2x at point 0, 1 meets at x-axis. हाँ बेटा अब ये क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। कौन बच्चा बताना चाहता है, बताना चाहती है? पहले इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद x एक्सिस पे y को 0 पुट कर देंगे। मतलब नहीं नहीं पता? यस, कौन बताना चाहता है? आसान सा क्वेश्चन है। तनीषा बोलो बेटा। सर अगर वो x एक्सिस पे मीट कर रहा है तो dy बाय dx 0 हो जाएगा कहाँ पर? इस पॉइंट पे 0,1 पर। ये समझो बेटा, क्वेश्चन ये है कि ये कोई कर्व है, मैं आपको कर्व का ग्राफ लोड करके समझाता हूँ, फिर मैं इसका आसान तरीका भी बताऊंगा। ये मेरी कर्व है, ये कौन सी कर्व है? y इक्वल टू e की पावर 2x। ये x एक्सिस को जहां पर मीट कर रही है, यहाँ पर एक टेंजेंट प्लॉट की गई है। हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, समझ गई गुड़िया? यस सर। ये बात कितने बच्चों को समझ आए? अब ये पॉइंट कहाँ पर है बेटा, जरा सोच समझ के बताओ। ये मैंने ग्राफ बनाया है y इक्वल टू e की पावर 2x का, यही होता है ग्राफ, e की पावर 2x का ग्राफ यही होता है। अब आप जरा इस क्वेश्चन का ग्राफ को देख के बताओ कौन सा आंसर ठीक है। ऑप्शन बी ठीक है। कैसे पता लगा? ये पॉइंट कहाँ पर है? x एक्सिस पर है। x y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। y की वैल्यू 0 यहाँ नहीं है, y की वैल्यू 0 यहाँ नहीं है। और आपको ये a के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट्स x पॉजिटिव है, x नेगेटिव होगा। समझ में इसकी कह रहा था, ये बात समझ आई बेटे? ये 1 मिनट में बेटे आपको देखो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो ये है। मैं आपको बता क्वेश्चंस की ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस को कैसे करना आपको, समझ गए ना? देखते ही पता लगा ना ये तो। अच्छा तो सुनो तो सही बेटा। अब वो कहता है कि हमने इस पॉइंट पर, इस ये कोई कर्व है, इस कर्व पर एक पॉइंट है 0,1, इस पर एक टेंजेंट प्लॉट की गई है। वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहाँ मीट कर रही है? तो टेंजेंट एक्स एक्सिस को जहां भी मीट करेगी वहां पर y की वैल्यू तो 0 होगी या नहीं होगी? होगी, y की वैल्यू पक्का 0 होगी। तो y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, उस हिसाब से ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो ही गई। अब अगर एग्जाम में आपको तुक्का भी लगाना हो तो थोड़ा दिमाग से लगाना तुक्का भी। आप समझ गए ना बेटा? अब आपको ये तो पता लग गया कि ए और सी तो हो ही नहीं सकते। मान लो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं, आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाई, तो आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दी। अब आप बी और सी में अगर गेम खेलते हो तो आपके क्वेश्चन ठीक होने के कितने % चांस हो गए? 50% चांस हो गए। आया ना? बोलो बेटा। तो इस तरीके से अगर आपको, अच्छा दूसरी बात, अब मैं पूरा बताता हूं आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये m क्या होता है? dy बाई dx होता है। उससे पहले वो कहता है कि ये कर्व y एक्सिस को, तो द कर्व 0,1 पर, तो dy बाई dx क्या है? e की पावर 2x। x को क्या रखोगे? 0, x को रखोगे 0, x को रखा 0, तो m कितना आ गया? 1। तो क्या बनी? y माइनस 1 सर m2 आएगा, इंटू 2 भी है ना, m2 आ गया। y माइनस 1 इक्वल टू m की जगह 2 इंटू x माइनस 0। ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फिर कहता है कि ये इट मीट्स x एक्सिस है, ये x एक्सिस को कहां मीट करेगी? जहां पर y की वैल्यू, तो y की जगह रख दिया 0, माइनस 1 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू माइनस 1/2। निशांत कौन सा मेथड आसान है? सर पहले वाला। कंफर्टेबल है? यस तो आपको
इस तरीके से। बेटा आपका ये जो पेपर है ना, अगर आप टेक्निकली इसको सॉल्व करोगे तो 1.5 घंटे का पेपर है ना, 1 घंटे से पहले पहले सॉल्व कर दोगे अगर टेक्निकली सॉल्व करोगे, और पूरे पूरे लंबे लंबे तरीके लगा के सॉल्व करोगे तो 1.5 घंटे में सॉल्व शायद हो। तो 5-7 क्वेश्चन रह जाएंगे। समझ गए बात को? ये कह देना ना कि पेपर बड़ा लंबा है, ये गलत होती है बात। आमतौर पर बच्चे ये कहते हैं पेपर बड़ा लंबा है। सब्जेक्टिव पेपर को तो लंबा कहा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव पे तो आपकी टेक्निक पे डिपेंड करता है कि आप किस टेक्निकली कितने स्ट्रांग हो, आप चालाक कितने हो। मैथ्स कम आता है ना और आप चालाक हो, आपको एलिमिनेट करनी आती है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आता है, तो आप कर सकते हो। बेटा ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। समझ गए भाई? आपके पास 4 ऑप्शन तो आपको दिख रही है, एक तो हो ही नहीं सकती पक्का, ये तो है ही नहीं। अब आपकी 3 में से तुक्का लगाते हो तो चांसेस आपके ब्राइट हो जाएंगे ठीक होने के। 1 मिनट का टाइम है बेटा, करो फटाफट दोनों क्वेश्चन। जल्दी जल्दी 100 स्कोर बेटा, बहुत देर लगा दी। क्या रख करवाएगा दोनों क्वेश्चन? सर पहले एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। क्वेश्चन क्या है? इफ द फंक्शन एफ, तो हमको बताना है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा x इक्वल टू 0.1 ऑफ इंफ्लेक्शन है। चलो f डैश है। हां सर 6x स्क्वायर हाँ, माइनस 12x प्लस 6, तो फिर 6 कॉमन लेंगे और x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। और ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसे पता लगा बेटा? सर क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तो आया, टर्निंग पॉइंट तो आया x इक्वल टू 1, इसको 0 के इक्वल रखा, x की एक वैल्यू आ गई 1। अब 1 से पहले भी पॉजिटिव है, आप नंबर लाइन पे देखो, 1 से पहले x की वैल्यू 1 से कुछ कम लेता हूं तो भी ये पॉजिटिव है, x की वैल्यू 1 से ज्यादा लेता हूं तो भी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन हो सकता है। वैसे पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन चेक करने का क्या तरीका था? फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 है, सेकंड भी 0 है, थर्ड 0, सेकंड 0 है, थर्ड 0 नहीं है। ठीक है, डजंट मैटर, हम तो यही से देख लेते हैं। 19वां, हाँ सर 19 में वैल्यू पुट करके ऑप्शन बी आएगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं। क्या बोलते हैं 3a माइनस 5, ये तो आसान है। आपको इसको कैसे करना है बेटा, आप समझ रहे हो ना? 3a माइनस 5b, तो ऑप्शन कौन सी आ रही है आपको? ऑप्शन बी। बी आ रही है। यस सर। ठीक है, अच्छा सारे 0 आएंगे, ये भी सही है। ये क्वेश्चन अजीब है, इतना बड़ा क्वेश्चन, देखते हैं कैसे करना चाहिए। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सोचो। इच्छा, अच्छा the linear programming problem minimize z equal to 3x plus 2y, इसे मिनिमाइज करना। अगर ये बाउंडेड आ जाए, अगर ये क्या आ जाए, बाउंडेड आ गया, x प्लस वाई तो हो सकता है एक सोल्यूशन है। चलो
x प्लस वाई, x0 y8, y0 x8, शेड किधर जाएगी इसकी? ऊपर की तरफ। इसमें x0 y3 और y0 x5, इसकी शेड कहाँ आएगी? नीचे की तरफ। एक की शेड ऊपर, एक की शेड नीचे। नो फिजिबल सोल्यूशन। मैं सोचा था मुश्किल है, आसान हो गई। तो समझ गए भाई? यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है और x प्लस वाई की लाइन ये होती है, ऊपर की तरफ जा रही है 8 8। यहाँ पे x को रखा 0, y कितना आ गया 3, y को रखा 0, x कितना आ गया 5, और इसकी शेड कहाँ आएगी? टुवर्ड्स ओरिजिन। बेटे आप लोगों को पता ना शेड कैसे चेक करते हैं, टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन? कैसे? 0 0 पुट करके देखो, यहाँ पर x को 0, y को 0, 0 ग्रेटर देन 8 है, 0 ग्रेटर देन 8 फॉल्स, तो ओरिजिन वाली साइड पे नहीं होगी, ओरिजिन से उल्टी साइड पे जाएगी। समझ गए सारे? एजर्शन एंड डिविजन्स एमसीक्यू चाहिए, तो ये मैं हितेशी से करवाते हैं। हितेशी स्टेटमेंट पढ़ बेटा। For question numbers 21 to 25, two statements are given. One labeled एक मिनट, as मैं पहले एक बार आपको ये पढ़वा रहा हूँ ना कि ए ऑप्शन क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। ए ऑप्शन हमेशा आपको यही मिलेगी बेटे। हो सकता है कभी वो चेंज नहीं करते, लेकिन पढ़ जरूर लेना। मैक्सिमम यही होती है। क्या? बोथ ए भी ठीक है, एजर्शन भी ठीक है, और जो रीजन है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी में क्या होता है? ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, लेकिन आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी में क्या होता है? ए तो ट्रू है, आर फॉल्स है। और डी में क्या होता है? ए फॉल्स है, आर को छोड़ो, ए फॉल्स एक ही में होता है। ठीक है, समझिए। ए में क्या है बेटा? ए ऑप्शन क्या है? दोनों ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बी में क्या है तो दोनों ठीक, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। और ए में ट्रू है और आर रीजन ही फॉल्स है। चलिए अब पहला पार्ट लेते हैं। पढ़ बिटिया हितेशी। the relation R in the set A 1 2 3 4 5 6 defined as R equal to XY for X is divisible by X is not an equivalence relation. Reason why is divisible by x? by X. ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बताओ। ये नहीं होगा। नहीं होगा पक्का? Yes sir. क्योंकि देखो 6 इज डिविजिबल बाय 2, But 2 is not divisible by 6. तो सिमेट्रिक नहीं होएगा, Hmm. रिफ्लेक्सिव तो होगा। तो पहली बात कहते हैं नॉट, तो ए ठीक है या गलत है? सर ठीक है। आर बताओ। रीजन भी ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, आर भी ठीक है। क्या ये इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक है? Yes sir. एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। बेटा उसने कहा है कि ये इक्विवेलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इक्विवेलेंस की डेफिनेशन ये होती है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ऊपर वाला तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो नहीं है, इसलिए आंसर है ही नहीं इससे। फिर क्या होनी चाहिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन? इसमें हमें ये रीजन ठीक है कि इक्विवेलेंस रिलेशन ये होता है, बट हमें माइक को बोलो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सर रीजन ठीक है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, बट हमें ये तो नहीं एक्सप्लेन कर रखा ना कि ए इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों नहीं है। बेटा ए इक्विवेलेंस रिलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसमें ये लिखा होना चाहिए ना। नहीं बेटे, ये एक्सप्लेनेशन ठीक है। क्या ये जो आर है, ये ए से रिलेटेड चीज है ना? कंसेप्ट ही यही है बेटा। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब नहीं हो, कब होता है?
जो वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, और ये ऊपर वाला इक्विवेलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक एक्सप्लेनेशन है, समझ गए? मतलब वहां ना लॉजिक से भी हट के बात करेगा, जब वो लॉजिक से हट के बात करेगा ना तब तो फिर पूरा डिटेल में नहीं लिखा हुआ, नहीं इतनी डिटेल में लिखेगा, समझदार के लिए इशारा बहुत होता है, इतनी डिटेल में नहीं लिखेगा। बेटा ये कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी इसकी बोलो? ए ऑप्शन करेक्ट होगी, राइट? चलो हैंड रेज करो। बारी तो हितेशी की चल रही थी, हितेशी बोलो। सर इसमें assertion wrong है and reason ठीक है। assertion रॉन्ग है, रीजन पे तो मैं देखूंगा ही नहीं, है ना? कौन सी ऑप्शन ठीक हुई? डी ऑप्शन करेक्ट है। cos इनवर्स 1/2 होता है पाई बाय 3। cos इनवर्स की जो रेंज होती है ना वो 0 से पाई के बीच में होती है, और ये तो -π/3 है, ये गलत है। बोलो, हालांकि cos -π/3 1/2 होता है, लेकिन cos इनवर्स 1/2 -π/3 नहीं होता, क्योंकि वो रेंज है 0 से पाई। 1 मिनट का टाइम है, डू इट फास्ट। सर हाँ जी बोलो। सर ये सर assertion रीजन वाले क्वेश्चन आने हैं हमारे? बेटे सैंपल पेपर में दे रखे हैं, नहीं पर यूं शायद से नहीं आएंगे ये। कोई बात ये नहीं। पुराने वाले सैंपल पेपर नहीं है। बेटा मेरी बात सुनो, मैं 2-4 सैंपल पेपर के करवा देता हूँ, जैसे रीजन आ गए तो फिर समस्या हो जाएगी, ठीक है? थोड़ी सी प्रैक्टिस करने में हर्ज क्या है? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, मतलब यूं कोई मैंने मैंने ना 2 तरह के सैंपल पेपर देखे हैं, एक में है एक में नहीं है, ठीक है? यस सर। बेटा सीबीएसई के सैंपल पेपर में है, आ भी सकते हैं। मैं बेटे ये सीबीएसई बोर्ड पे ना पिछले 2-3 साल से विश्वास नहीं कर रहा है इन पे, मतलब इनका कोई दीन धर्म नहीं रह गया, इनको कुछ नहीं पता, इनको खुद नहीं पता होता कि हमको करना क्या है। हाँ, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है ना, मैंने विश्वास करना बंद कर दिया इसमें। हाँ यस निशान, बताओ कैसे करोगे? सर यहाँ पे हम ए बी और बीसी का स्लोप निकाल लेते हैं, वो इक्वली आ जाएगा। तो फिर आप वो कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विद 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इज 0, वो तो ठीक है ही है, वो तो ठीक। मैं अगर इन तीनों पॉइंट्स का एरिया निकालूं, बहुत टाइम लगेगा। ए बी से निकालूं, मैं स्लोप क्यों निकालूं? हमने तो ये पढ़ा हुआ है ना, स्लोप तो पढ़ा ही नहीं हमने 12th में, हम 12th की बात कर रहे हैं। पहले में b + c 1, b c + a 1, c a + b 1। कॉलम 2 के अंदर अगर मैं कॉलम 1 ऐड कर दूं, कॉलम 2 में कॉलम 1 ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा बेटा आपको? a + b + c। यस सर, a + b + c, a + b + c। 1 1 0। यस सर, आ गया 0। a + b + c कॉमन ले लिया, दो कॉलम एक जैसे हो गए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। अब देखो जरा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज इन्होंने डिलीट कर रखी, प्रॉपर्टीज डिलीट कर रखी, क्वेश्चन दे रखा है ना, सैंपल पेपर में दे रखा है ना। तो सर बेटा पर सर ये वाला क्वेश्चन स्लोप से भी तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता। स्लोप तो है कहाँ 11th 12th में? तो सर लेकिन हमें तो आंसर से मतलब है ना, कि हमें आंसर आना अरे चाहिए। बेटे देखो, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? कोलिनियर 0 है, तो इसका ये हाँ ये सर ये तो ठीक है ही,
मतलब दोनों के क्योंकि ये वाला मेथड क्या है कि अभी तो इसमें तो प्रॉपर्टीज लग गई। और रीजन भी ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर करेक्ट ए, एक्सप्लेनेशन है ना इसकी? यस सर है। ये ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा कॉपी पेन का इस्तेमाल कर लो जरा, ऐसे अफसर बन के बैठते सारे। डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin x इज cos x, मतलब उसका डेरिवेटिव हो गया। चलिए, जिनका हो गया बेटे वो हैंड रेज करेंगे। प्रणीत बोलिए, सर सी आ रहा है आंसर इसका। तो दोबारा बोलिए क्या है? सी आ रहा है सर आंसर। ए कैसे? ए ट्रू है सर और आर फॉल्स आ रहा है। ए ट्रू है और आर फॉल्स है, बिल्कुल ठीक बात है। देखो बेटा, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन ऑफ यू का डेरिवेटिव। साइन ऑफ यू का डेरिवेटिव कॉस ऑफ यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू, और यू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन ऑफ यू इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये तो ठीक है। अच्छा, 2x प्लस 3 का होल क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर 3 आगे आ गई, पावर 8 कम हो गई, और जो x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई भी करना होता है, वो कर ही नहीं रखा इससे मल्टीप्लाई। आर ही गलत है। अच्छा मान लो आर ठीक भी होता, यहाँ 2 होता, तो प्रणीत ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती या नहीं होती? कि हमने पावर फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने डेरिवेटिव लगाया साइन ऑफ यू का डेरिवेटिव। अगर ये नीचे लिखता ना, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन ऑफ यू इज कॉस ऑफ यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू, एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कॉस ऑफ यू इज माइनस साइन ऑफ यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है। कीजिए। गौतम बोलो बेटा। गौतम सर बी आएगा इसका। मेरे को डेरिवेटिव बताओ, एफ डैश एक्स क्या होगा? 2x माइनस 4, 2 कॉमन, x माइनस 2, फिर माइनस 2। जब x 2 से बड़ा होगा, यदि 2 से इंफिनिटी के बीच में, डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये हो जाएगा, और माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में ये डिक्रीजिंग है। तो Yes, sir. एजम्पशन ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बेटा बताता हूँ, बेटे गौतम बताएगा। बेटे गौतम, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? सर एक्सप्लेनेशन करेक्ट तो ये होगी कि उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है उसमें। बेटा देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? जब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। रीजन ये होना चाहिए था कि फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ इट्स डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। समझ गए? लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन ये भी तो हो सकती है कि अगर वो माइनस इंफिनिटी से 2 में डिक्रीजिंग क्यों है माइनस इंफिनिटी से 2 के तो बीच उसे में? इंफिनिटी में क्यों है माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में डिक्रीजिंग? ये कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी है कि वहां पे नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव है। चलिए बेटे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी कह लीजिए इसको। तो दिया क्वेश्चन पढ़ो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ो।
two farmers, Ramkishan and Gurucharan Singh, cultivates only 3 varieties of rice, namely Basmati, Parmal and Nora. The sales in rupees of these varieties of rice by both the farmers in the month of September and October are given in the matrices form A and B. On the basis of above information, answer the following question. सितंबर के मंथ में रामकृष्ण में की सेल हुई कितनी है? 1 लाख 10,000 बासमती से कमाया उसने। ये अर्निंग नहीं है, ये क्या उसकी सेल है। और 20,000 परमल राइस बेचा उसने और 30,000 नोरा। ऐसे ही गुरचरण की भी दे रखी है। ऐसे ही अक्टूबर के अंदर रामकृष्ण की जो बासमती, परमल और नोरा की रिस्पेक्टिव सेल्स हैं वो 5,000, 10,000 और 6,000 है। डिक्रीज हो गए, ध्यान रखना। यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों को नुकसान हो रहा है। चलिए पहला पार्ट पढ़िए बेटा। The combined sales in September and October for each farmer in each variety is दोनों को करना क्या है? आपको ऐड करना है 15,000। बी और सी तो कटेंगे, क्या ये आ जाएगा? चेक कर लिया आप लोगों ने, हैं? पक्का? चलो सेकंड पार्ट। the decrease in sales from September to October. इस तरीके से बनाइए कि केस स्टडी के क्वेश्चंस में ना आपको केस स्टडी एक साइड रहेगी, क्वेश्चंस चेंज होते रहेंगे। क्योंकि 5 क्वेश्चंस एक पे डाल दूंगा तो लिखने की जगह नहीं मिलेगी ना मेरे को। हाँ बोलो। Decrease in sales from September to October. हाँ डिक्रीज कितनी होगी? 5,000। सी या डी में से एक है, सी या डी में से एक है। चेक कर लोगे? बोलो। माइनस ही तो करना है। ये क्या कहते हैं? If both farmers receive 2% profit on gross sales, then the profit for each farmer for each variety sold in October is. अच्छा 2% मतलब इसका 2%, 100 हो गया, 1000 हो गया, सॉरी 5,000 कितना है? 100 हो गया या कितना होगा? 2%, 100 हो गया, 2 जीरो 100 हो गया। इसका 200, इसका देख लो बेटा कौन सी है। ए तो है नहीं। 100, 200, 120, 400, 200, 200। बी ऑप्शन करेक्ट है। आसान है ना? ये तो फ्री के नंबर है। मुझे तो लगता ही नहीं बेटे ये कोई पेपर है। ये तो सैंपल पेपर बहुत आसान है। कोई मुश्किल सा सैंपल पेपर होना बेटा, कोई ढंग का हो किसी के पास, या आप लोगों के स्कूल के अंदर जो पेपर हुए हैं वो प्लीज मेरे को उसकी ना अच्छी सी पीडीएफ बना करके भेजना, अच्छी साफ सुथरी पीडीएफ। अब ये देखो बेटा कितना क्लियर है, ऐसे होना चाहिए ना। वो तुम मेरे को जो पीडीएफ बना के भेजते हो ना टेढ़ी मेढ़ी होती है, फिर उसमें से स्लाइड्स बनानी मुश्किल हो जाती है। एक साफ सी पीडीएफ बना के भेजना मेरे को, ठीक है? 29 पढ़ बेटा। If both farmers receive 1% profit on gross sales, then the profit for each farmer for each variety sold in September. कर सकते हो, मुश्किल ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। If a matrix X has order 2 by 3, इसका कोई लिंक नहीं है। आगे। X has order 2 by 3 and matrix Y has order 3 by 4, then order of XY is बोलो क्या? 2 by 4. 2 by 4। और ये पॉसिबल कब होता है? जब ये दोनों सेम हो, ये दोनों सेम हो और मतलब x के नंबर ऑफ कॉलम y की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। और ये 2 by 4 हमारा रिक्वायर्ड है। एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी आसान सा है। एक बार मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ते हैं, थोड़ा सा बना देते हैं। क्या है जरा? Sum of 3 numbers x, y and z is 6. x plus y plus z equal to 6 पहली इक्वेशन हो गई।
If we multiply third number by 3 थर्ड को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे and add second number to it, y प्लस जेड कर दे we get 11. तो आपको इक्वेशंस देखनी है इसमें से कौन सी है। एक बार मैं बना लेता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। आगे By adding first and third numbers, फर्स्ट और थर्ड ऐड कर दिया हमने, we get double of second number. अच्छा ये डबल ऑफ सेकंड नंबर आता है तो 2y के इक्वल आता है। इस 2y को मैं उठा के इधर ले आता हूँ, इधर आकर के क्या हो जाएगा ये माइनस, ये y भी इधर आ गया, ये 2 भी इधर आ गया, बीच में क्या होगा ये माइनस होगा इक्वल टू 0. ठीक है। तो अब देख लो कौन सी आपको ठीक दिख रही है। 1 1 1 ये तो सब में ही है, 1 1 1 ना सब में तो नहीं है, कौन कट गई 1 1 1 1 1 1 कौन सी ठीक है सेकंड ठीक है, बी ठीक है पक्का ना। इधर 6 11 0 है, 1 1 1 0 यही होते ना बेटा इनके कोफिशिएंट्स की। ये जो आगे वाली मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है इनके कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स होती है। और ये कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है एक्स वाई जेड और इक्वल टू ये d1 d2 d3। आई थिंक आसान था ये क्वेश्चन। अब अगला पार्ट हाँ जी क्या कहता है अगले पार्ट। Inverse of matrix. इसका क्या निकालना है इनवर्स निकालना है। इनवर्स पूरा निकालने तो बड़ी मुश्किल काम हो जाएगा है ना, पूरा निकालने को तो मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करूंगा इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, आई आना चाहिए तो करके देखता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से कितना आ गया 7 + 3 10 - 1 9 आ रहा है। तो 7 - 3 2 7 - 3 2 तो सब में है ना। चलो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फिर ये 0 तो आएगा ही आएगा। फर्स्ट ये तो सबकी सेम है, फर्स्ट रो देखो फर्स्ट रो सबकी सेम है तो मुझे इसको देखना ही नहीं चाहिए था। सारे सेम है बस नेगेटिव और पॉजिटिव का। क्यों अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क है, बी भी कटा अभी तक तो नहीं समझ। ये 3 पॉजिटिव है ना, ये तो हो नहीं सकता बोलो। चलो अब सेकंड रो देखते हैं 3 0 - 3 3 0 - 3 सी भी कट गया है कैसे। सेकंड रो में 3 नेगेटिव। अरे मैं पहली रो से कर रहा हूँ ना, मैं पहली रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं कर रहा हूँ तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना बेटा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 0 - 3 0 आना चाहिए ना यहाँ पे बेटा। देखो आपका a × a इनवर्स करते हो तो ये आता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 0 कैसे मिलता है आपको बोलो। इसकी सेकंड रो को उसकी फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आना चाहिए था, तो ये आ रहा है। 3 0 - 3 करेक्ट है, 3 0 - 3 करेक्ट है तो डी कट गया। बोलो बेटा समझ गए। अब मैं इससे कर लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको फर्स्ट रो को थर्ड रो को फर्स्ट से कितना आ गया -1 0 1 ये भी कट गया। ये ऑप्शन 100% ठीक है। मैंने पूरा इनवर्स नहीं निकाला, मैंने एक रो को मल्टीप्लाई करके देखा 1 आ रहा था, इसका मतलब बाकी जो रो डिफरेंट है वो डिलीट कर दी। मैंने क्या काम किया बेटा यहाँ पे आप समझ रहे हो क्या किया है एलिमिनेशन से। क्लियर है। चलो अगला पार्ट क्या है। कोई बात नहीं बेटा, वो एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकालने को कह रहा है। एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकालने को कह रहा है तो आप इनकी वैल्यूज को कैसे निकालोगे। क्या पूरे ऑब्जेक्टिव मेथड पूरे मेथड से करोगे? नहीं, आपको मैट्रिक्स से नहीं करनी इनकी वैल्यूज निकालनी। कैसे निकालनी है बोलो। मैं इस फर्स्ट में से इसको माइनस कर देता हूँ, फर्स्ट रो में से और इक्वेशन 1 में से
इक्वेशन 3 को माइनस कर देता हूँ, क्या बचेगा बेटा बोलो? 3y, x से x कट गया, z से z कट गया, 3y इक्वल टू 6, y की वैल्यू कितनी आ गई? 2, y की वैल्यू 2 यहाँ पुट करो, z की वैल्यू कितनी आ गई? 3, y2 z3 पुट करो, x कितना आ गया? 1, x1 y2 z3, x1 y2 z3। आप इसको मैट्रिक्स से सॉल्व करोगे तो आप बेवकूफ हो। कैसे सॉल्व करना चाहिए इसको? सिंपल इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हैं, समझ गए ना? ये मैट्रिक्स से ट्रिक जो पढ़ा है, ज्यादा जरूरत नहीं आएगी इक्वेशंस की। चलिए बेटा, एक 5 क्वेश्चंस बचे हैं। सर मेरी अगली वीक में टेस्ट चलिए है। ठीक है बेटे, मंडे को मिलते हैं आप लोगों को सेम टाइम पे। बाय बच्चों, एक नए पेपर के साथ। बेटे है ही नहीं मुश्किल।